गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आई एम पायल, यूर साइंस टीचर। तो हम स्टडी कर रहे थे अवर इन्वायरमेंट चैप्टर 15 साइंस का। तो आज हम पहुंच गए चैप्टर 15.3 टॉपिक पे, जिसका नाम है बच्चों हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। बेशक से वो इन्हें पॉजिटिव वे हो और इन्हें नेगेटिव वे हो, मतलब गुड इफेक्ट्स हो या बैड इफेक्ट्स हो। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। अगर इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, जैसे सर्दी होगी, गर्मी होगी, बारिश हो रही है, उससे आपको इफेक्ट पड़ता है, राइट। और आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, उससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। जैसे खाते खाते आपने कोई रैपर, कोई छिलका कहीं पे गिरा दिया, उससे क्या होगा? पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट पे क्या हुआ? इफेक्ट पड़ा। We have already seen in class 9th how our activity pollute the environment. In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problem in detail. There is depletion of the ozone layer and waste disposal. दो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बच्चों आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? O3, मतलब ऑक्सीजन का बोलते हैं ना, इसके एटॉमिसिटी 3 है, O3 होती है। एंड ओजोन लेयर क्या काम करती है बच्चों? ओजोन लेयर आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपको बचाती है। डिप्लीशन का मतलब है वो खत्म हो रही है, उसमें होल हो रहा है। सेकंड पॉइंट है वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट है, जो भी हमारा गार्बेज, जो भी घर का कूड़ा कचरा है या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से क्या इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे 15.3.1 टॉपिक है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेट डिप्लीट, उसके बारे में और कैसे वो डिप्लीट हो रही है। O3 एक वो मॉलिक्यूल है जो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। O2 जिसको हम नॉर्मली ऑक्सीजन बोलते हैं, उसमें 2 एटम है जो सांस लेने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ओजोन एक डेडली पॉइजन है, एक जहर है। हाई लेवल पे जो एटमॉस्फेयर में है वैसे, लेकिन जो मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर लेवल पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये एक जरूरी काम करता है, जरूरी फंक्शन करता है। इट शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो भी सन से यूवी रेडिएशन आ रही हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसके ऊपर एक शेड बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं, हम तक नहीं पहुंचने देता। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। इनसे ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स में जो स्किन कैंसर होता है वो यूवी रेज जो हमारे पास आ रही है एटमॉस्फेयर, वहाँ आपके सन से एटमॉस्फेयर तक, उस वजह से होता है। ओजोन हाई लेवल पे एटमॉस्फेयर पे इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या बताया हुआ है कि बनती कैसे है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे यूवी रेडिएशन पड़ी तो वो टूट गया। देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है किसमें टूटा? O+O अलग हो गए, 2 मॉलिक्यूल थे, अलग हो गए। सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ? इस एक O के एटम ने कंबाइन किया प्लस O2 के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बना लिया? O3 ओजोन बना लिया। ये इसकी रिएक्शन दी हुई है बच्चों। इसकी रिएक्शन के नीचे देखो, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली। 1980 से जो ओजोन है वो कम होती जा रही है एटमॉस्फेयर में। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक CFCs व्हिच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। किस वजह से कम हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे रेफ्रिजरेंट जो फ्रिज वगैरह होती है उसमें यूज़ होती है बच्चों, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है जो आग बुझाने का काम करते हैं। 1987 पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सेड हुई थी इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन। मतलब कि 1986 पे वो क्या करते हैं? बंद करेंगे, CFC की प्रोडक्शन को कम करेंगे। आगे एक्टिविटी 15.6 क्या कहती है? फाइंड आउट फ्रॉम द अपनी लाइब्रेरी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से देखो कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, किन केमिकल की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा? वहाँ से जो भी हार्मफुल रेडिएशन है सूरज की, वो हम तक आसानी से पहुँच पाएंगे। फाइंड आउट इफ द रेगुलेशंस पुट इन प्लेस टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ दोस केमिकल हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द डैमेज टू द ओजोन लेयर। हैज़ द साइज ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर चेंज। क्या पिछले कुछ सालों में जो ओजोन लेयर में होल हो चुका है? ऐसी बात नहीं, होल नहीं है कि उसमें साइज में कुछ फर्क पड़ा, बड़ा छोटा हुआ। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ये था ओजोन डिप्लीशन के बारे में। सेकंड हम पॉइंट पढ़ेंगे जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करो। किसी भी टाउन और सिटी में विजिट करो, वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स। हीप्स क्या होते हैं बच्चों? कूड़े के ढेर नहीं लगे होते हैं, गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस आपको मिल जाएंगे। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, कहीं भी घूमने चले जाओ, वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी, खाली छिलके, रैपर्स, कहीं थूक फेंक रहे हैं लोग, कहीं क्या करें, हर तरह से गंदगी मचा रहे हैं। इन द अर्लियर क्लासेज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज। जो भी हम जनरेट करते हैं गार्बेज, चाहे वो सब्जियों का कूड़ा कचरा है, चाहे वो आपका पेपर का है, किसी भी तरह का है। लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम में बिट थोड़ा और डीपली हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 15.7 देखो बच्चों, फाइंड आउट व्हाट हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड एंड होम। जो भी घर पे वेस्ट जनरेट हुआ है उसमें फाइंड आउट करो क्या है, क्या कोई सिस्टम है उसको अच्छे से इस वेस्ट को इकट्ठा करने का। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी होती है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये कैसे वेस्ट के साथ डील करते हैं, क्या करते हैं। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर सकें, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज ना हो।
आगे एक्टिविटी 15.8 कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन ए डे। एक दिन में आपके घर में कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, कितना इसमें से बायोडिग्रेडेबल है और कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिमिलरली क्लास में भी कलेक्ट करो कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो। क्लास में करते हो ना, पेंसिल शॉप करते हो, उसके छील के नीचे गिराते हो, कोई वेस्ट पेपर है वो आप फेंक देते हो, हाउ मच कितना वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इस वेस्ट के साथ कैसे डील किया जाए, इसको कहाँ फेंकना चाहिए। फिर एक्टिविटी 15.9 कह रहे हैं, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड, आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड बाय द अनट्रीटेड सीवेज। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जो पानी की निकासी का सिस्टम है वो पानी कहाँ जा रहा है, कहीं पे जो जो रिवर्स हैं, पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनमें तो नहीं जा रहा, उनको पोल्यूट तो नहीं कर रहा। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आपके आसपास के एरिया में है वो अपने वेस्ट को कहाँ डाल रही है, उनका जो गंदा पानी होता है, गैसेज, केमिकल्स, वो सब उनके कहाँ जा रहे हैं। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट द सोइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड बाय दिस, क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगे कि मतलब सोइल और वाटर जो है, मिट्टी में या पानी में आपका ये जो इन गंदे केमिकल्स एंड वाटर है ये ना जाए। इंप्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव है, हम कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कितना कुछ हमें मिल रहा है। ऑफकोर्स जितनी नई चीज़ें पैदा होंगी ना इस धरती पे, उतना ही वेस्ट भी इंक्रीज होगा। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले, विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल। हर किसी का एक एटीट्यूड होता है, राइट। एटीट्यूड में भी चेंज हो जाए उससे भी एक अच्छा रोल प्ले होता है। ज़्यादा से ज़्यादा थिंग हम वो यूज़ करें जो डिस्पोजेबल है। ऐसे ना सोचे हमने तो प्लास्टिक में हम जैसे वो पीते हैं, प्लास्टिक के हमारे कंटेनर्स होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती है, या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं हम सोचते हैं इसमें तो स्टैंडर्ड है, बट ये नहीं सोचते कि वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, वो हमारी खुद की हेल्थ भी ख़राब कर रही है और इन्वायरमेंटल के लिए भी खतरा है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पैकेज किसके होता है, वो देख जो भी लेज एंड ऑल आप पैकेट खाते हो ये सब भी क्या होता है, ठीक है। जो पैकेजिंग है ये भी जाके क्या करती है, पोल्यूट ही करती है ना, कहीं पे भी कूड़ा कचरा गिरा देते हो। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप क्या सोचते हो। उसके बाद थिंक इट ओवर, इसका मतलब है सोचो ज़रा। डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन, ये आप पढ़ सकते हो खुद थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो, दे विल प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम व्हेन टी इन ट्रेन वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस विच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर। क्या करें, पहले ना प्लास्टिक के गिलास में देते थे जो हमें वेंडर को पी के चाय पीने के बाद वापस करना होता था, जो वेंडर होता है जो बेचने वाला होता था चाय। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वाज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजंस ऑफ हाइजीन, ताकि अब वो देखो वो कप वो धोए ना धोए, बार बार सेम कप में लोगों को चाय देता जाए तो थोड़ा हाइजीनिक नहीं लगता। इस वजह से क्या कि अब तो डिस्पोजेबल है, कप लिया चाय वाला तो आगे चला जाता है, आप पी के जब मर्जी आपकी चाय खत्म होती है कप को फेंक देते हो। नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कप ऑन ए डेली बेसिस। जब ये कप बने किसी ने ये नहीं सोचा कि इस डिस्पोजल का जो वेस्ट होगा, इतना कूड़ा कचरा होगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पड़ेगा। सम टाइम बैक, कुछ टाइम पहले, कुल्लर्स देखा है, वो घड़ा होता है ना जैसे हमारा, उस तरह के छोटे छोटे कप होते हैं, डिस्पोजेबल कप होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। वर सजेस्टेड एज एन, दूसरा तरीका अल्टरनेटिव होता है, इसका दूसरा सोर्स बताया गया, बट ए लिटल थॉट शोड दैट मेकिंग दिस कुल्लर्स ऑन ए लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फर्टाइल। उसमें क्या है कि जो भी मिट्टी है, टॉप सोइल है, ऊपर की सोइल है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ जो मिट्टी है उसका बहुत लॉस होगा अगर हम बहुत ज़्यादा कुल्लर्स बनाते हैं। नॉट डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर भी, अब आजकल तो हम पेपर वाले कप यूज़ कर रहे हैं। वट डू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप। पेपर कप यूज़ करने का क्या फ़ायदा है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप। एक्टिविटी 15.10 करे बच्चों, सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट हजार्डियस मिट। हजार्डियस होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लॉस पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उनको आपको कैसे डील करना है। हाउ वुड दिस मटेरियल, ये कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो, क्या जो रिसाइकिलिंग प्रोसेस है उसका कोई इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर अवर इन्वायरमेंट, जिसमें आपने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट को आप कैसे इफेक्ट करते हो, आपने आज ही पढ़ा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है या पोल्यूशन हो रहा है, जो ये वेस्ट है उससे चीज़ें मतलब में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट में, या आपने इसमें पढ़ा है बच्चों प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। व्हाट इज़ फूड चैन, व्हाट इज़ फूड वेब, राइट, बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाउ दिस इफेक्ट द इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 3 से 4 गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। एंड आप पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा, सभी वीडियोस देख लीजिएगा, 3 से 4 ही वीडियोस हैं इस चैप्टर की, और आई गेस 3 वीडियोस है। जिसको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता वो मेरे से पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके पास इस चैप्टर के नोट्स पहुँच जाएंगे, आप वो अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से समझो, पढ़ो। नहीं समझ आए देन यू कैन आस्क मी, ओके। और बच्चों कुछ बच्चों की बुक्स पुरानी हैं, तो जो एक्टिविटीज़ मैंने आज कराई हैं हो सकता है वो एक्टिविटी उनकी बुक में पहले आ गई हो, या जो मैंने पहले कराई थी हो सकता है उनकी बुक में वो आ जाई हो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैम क्या करा रहे हैं। कुछ बुक मेरे पास ओल्ड बुक है तो इसमें इस तरह से दी हुई है, कुछ बच्चों के पास बुक शायद न्यू है तो उसमें वो एक्टिविटी बाद में दी हुई है।
कुछ बुक में फर्स्ट पेज में दी हुई है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।